अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या रिएक्शन। एंजाइम जो रिएक्शन स्पीड अप करता है उसका मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ा कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को तेज करता है या कम करता है, यानी एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो चार ऐसे फैक्टर है। पहले नंबर पे हम टेम्परेचर पढ़ेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एंजाइम। दूसरे नंबर पे हम पीएच पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ेंगे। और कुछ बाकी ऐसे ग्रुप्स है जैसे इनहिबिटर है वो अदर के हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो है टेम्परेचर, पहले इसको पढ़ते हैं। हमें पता है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है और थर्मोलेबाइल है। टेम्परेचर का उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। टेम्परेचर उसको डीनेचर करा देता है। तो कौन सा इफेक्ट है टेम्परेचर का इसके ऊपर? ये तो मैंने टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी कि द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई। अब इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे हमें ये पता होना चाहिए कि एक खास टेम्परेचर होता है हर एंजाइम के लिए या सारे एंजाइम के लिए जो कि एक बॉडी के अंदर है। उस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करा देता है और उसी टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर एक बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें पता है कि जैसे ह्यूमन के बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमन का एंजाइम बेस्ट एक्शन करेगा। इसको हम ऑप्टिमम कहते हैं। इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा और एंजाइम एक हद आएगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। और अगर हम ऑप्टिमम से बिलो करें टेम्परेचर को तो एक्टिविटी स्लो होता जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा अगर हम उसको आइस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाए। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की एक्टिविटी 0 नहीं होती, खत्म नहीं होती, फिर भी एक्टिविटी है लेकिन बहुत ज़्यादा कम एक्टिविटी है। तो पहले हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द आइडियल टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क बेस्ट। अगर बॉडी के एंजाइम बेस्ट वर्क एक टेम्परेचर पे करता है तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऊपर हम चूंकि इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का, तो इसमें बताया गया है कि अगर हम ऑप्टिमम तक जा रहे हैं तो वहां तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। यानी अगर जैसे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल 37 दे दिया और अगर टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर हम 21 करें, 22 करें, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। कब तक? 37 तक। 37 तक ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम जब ऊपर जाएंगे तो दोबारा रिवर्स होगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 38, 39 और एक्टिविटी कम होती जाएगी यहाँ तक कि 43, 44 करेंगे और जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएंगे, यानी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है कि अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। रीजन इसके लिए क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कोलेजन। हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का जो कोलेजन है वो बढ़ता जाता है और रिएक्शन रेट बढ़ता रहता है। बट इंक्रीजिंग बियॉन्ड डेट लिमिट डिक्रीजिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ये आपने याद रखना है कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद ऊपर करेंगे इस लिमिट से तो एक्टिविटी फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रीजन इसके लिए क्या है? अल्टर द ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एंजाइम। क्योंकि एंजाइम जो है उसका ग्लोब्यूलर शेप है और ये प्रोटीन है और टेम्परेचर इसके लिए ये शेप जो है ग्लोब्यूलर ये चेंज करेगा।
और जब नॉर्मल शेप नहीं रहेगा तो नॉर्मल एक्टियोसाइट नहीं रहेगा, जब नॉर्मल एक्टियोसाइट नहीं रहेगा तो एक्टियोसाइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। अब अगर इससे फर्दर इंक्रीज विल कॉज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत इंक्रीज करेंगे तो चूंकि प्रोटीन है और थर्मोरेबाइल है तो ये डीनेचर हो जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट है, हर एक के लिए एक जैसा टेम्परेचर नहीं चाहिए। जैसे अगर हम मेमल्स की बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब एज अ होल मेमल को अगर हम देखें तो उसमें राउंड अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे ह्यूमन में 37 है, 40 के नजदीक है, तो बाकी भी मेमल है बहुत सारे, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेमल्स में क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा एक आर्टिक स्नो फ्ली है, एक इंसेक्ट है जिसके विंग्स नहीं होते और जो बर्फ में होता है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए चूंकि वो बर्फ के अंदर रहता है तो जितनी सर्दी होगी इसका टेम्परेचर, इसका एंजाइम ज्यादा काम करेगा, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक मीन हीट लविंग, तो इसको थर्म या हीट पसंद है, तो अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप हीट बढ़ाओगे तो फिर भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। गर्म चश्मे के अंदर जो बैक्टीरिया पाए गए हैं वो क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंजाइम स्टिल वर्क एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट अ स्लोअर रेट। पहले मैंने आपको क्लियर किया है ये एमसीक्यूज कि एंजाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करता है लेकिन रेट उसका बहुत स्लो होगा। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होता है, जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाओगे, 10 से 20, 20 से 30, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। कब तक, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसके एक साइड पे क्या बताया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरे पे टेम्परेचर है। शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रिएक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो रेट बढ़ता जाएगा, 20, 30, ये हम मेमल की बात कर रहे हैं, तो हम 40 तक जब पहुंच जाते हैं तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी है, एंजाइम का रिएक्शन मैक्सिमम है। लेकिन अगर 40 से हम बियॉन्ड जा रहे हैं तो ये फिर से स्लोअर होता जाएगा रिएक्शन रेट, और एक हद आएगा कि वहां पे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, सारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का अगर हम कंपैरिजन करें तो एक ग्राफ बनेगा, उसमें एक पीक होगा और वो पीक आपको इंडिकेट करेगा कि यही ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है। तो जब हम टेम्परेचर के लाइन में देखेंगे, जैसे अगर ये मेमल का है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो होप ये टेम्परेचर तो आसान है, आप समझ गए होंगे कि कैसे ये उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब पीएच को अगर हम देखें, पीएच एक स्केल है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये भी इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1, ये तो आप याद रखो कि गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर है तो वहाँ पे पीएच 1 है, तो फिर बढ़ता जाता है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, और 3, 4 ऐसे पीएच रहता है, लेकिन एसिडिक है। फिर स्वेट ग्लैंड के अंदर देखें तो 4 है, वाटर का तो न्यूट्रल है, 7 पीएच है। तो पीएच का क्या इफेक्ट है, पहले जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था सेम उसी तरह ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या होगा, ये वो पीएच होगा जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, एट विच एंजाइम वर्क बेस्ट। एक फिजियोलॉजिकल पीएच होता है बॉडी के अंदर, फॉर मोस्ट ऑफ द सेल इज अराउंड 7 to 8, ज्यादातर सेल्स के अंदर 7 to 8 पीएच है, तो हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल पीएच 7 to 8 है। सर्टेन एंजाइम फंक्शन एट एक्सट्रीम पीएच, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो फिजियोलॉजिकल के अलावा भी एक्सट्रीम पीएच पे काम करते हैं। लाइक ट्रिप्सिन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, अल्कलाइन 8, 9, 10, 14 तक है, तो अगर 8 हो तो ज्यादा, ये एक्सट्रीम बेसिक है, अल्कलिनिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो 8 पे ट्रिप्सिन काम करता है। पेप्सिन एसिडिक में जैसे स्टमक में 1, 2 पे बेस्ट काम करता है। Change in pH alter the active site, hence binding.
असल में अगर आप पीएच चेंज करते हो तो बाइंडिंग साइट ये चेंज करता है। बाइंडिंग साइट के अंदर क्या है, अमीनो एसिड है, तो वो चेंज होते हैं और फिर बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। अब कुछ एंजाइम है जिसके लिए ऑप्टिमम पीएच है। अच्छा, ये जो मैंने पीएच आपको पढ़ाया इसका सिंपल समरी ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पीएच होता है। तो जिस एंजाइम जिस पीएच पे बेस्ट काम करेगा वो उसके लिए ऑप्टिमम होगा। जरूरी नहीं कि सब एंजाइम एक पीएच पे काम करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पेप्सिन का और ट्रिप्सिन का। पेप्सिन को देखो, वो स्टमक के अंदर 1 या 2 पीएच पे बेस्ट काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 पे बेस्ट काम करता है। तो 8 ट्रिप्सिन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया और 1 जो है वो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। तो डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो इस टेबल में लाइपेज जो पेंक्रियास के अंदर है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 8 है। ये आपने रट्टा करना है अपनी किताब से कि लाइपेज जो कैस्टोराइल में है उसका 4.7 है, ट्रिप्सिन का 7.8 से 8.7 है, अमाइलेज जो पेंक्रियास के अंदर होता है 6.7 से 7। ये इसलिए पेंक्रियास इसके साथ लिखा है कि दूसरा अमाइलेज ये माल्टोज वाला है 4.6 से 5.2। और एक लाइपेज जो कैस्ट्रोलाइल के अंदर था वो किताब में दिया है, दूसरा लाइपेज जो स्टमक के अंदर है और वो 4 to 5 है। पेप्सिन जो है 1.5 से 1.6, यूरिएज 7, इन्वर्टेस जिसको सक्रेज भी कहते हैं उसके लिए ऑप्टिमम पीएच 4.5 है, माल्टेस के लिए 6.1 से 6.8 और केटलेस के लिए एंजाइम के लिए 7 है। तो ये सारे पीएच जो इसके सामने लिखे हैं ये इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है, आपने इसको याद रखना है। अब ये तो था पीएच का कि डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट पीएच है और डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट पीएच है। जैसे स्टमक में अलग है तो वहाँ पे वो एंजाइम काम करेंगे जिसके लिए वो पीएच मुनासिब है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है। अच्छा, फिर कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन है, एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक हद तक, और उस हद को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन अंटिल द सैचुरेशन पॉइंट। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, देखो लिड से यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है जिसकी ये एक एंजाइम है, ये दूसरा एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट का निशान में कुछ यू बनाऊंगा कि यहाँ पे फिट आ जाए ना। तो ऐसा एक सबस्ट्रेट है। लिड से हमारे पास 4 सबस्ट्रेट है। ये 1 नंबर हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4। लिड से ये 4 जो है ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम को रेड कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लिड से ये 4 सबस्ट्रेट है, जो रिएक्शन होता है उसके अंदर 4 सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मीन जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम एंजाइम को, जैसे ये हमारे पास एक एंजाइम है लेट से और इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है, चलो ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर एक एंजाइम अवेलेबल है और आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि ये इस रिएक्शन को 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो पहले 1 सेकंड में ये इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर ये रिकवर होगा यहाँ से यहाँ। एंजाइम हमेशा क्या होता है, रिकवर होता है। ये फिर आएगा, इसको कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड वाले को कन्वर्ट करेगा और फिर फोर्थ वाले। तो कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक की जगह हम 2 एंजाइम ला रहे हैं। तो पहले सेकंड में इस 2 ने इन दोनों से प्रोडक्ट बनाया, फिर दोनों वापस आए, इन दोनों से प्रोडक्ट बनाया। तो कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। पहले 4 सेकंड लगे थे जब एंजाइम अकेला था, अब 2 एंजाइम है तो इसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और 2 सेकंड में किया। अब अगर हम इसको बढ़ाए तो ये और जल्दी हो जाएगा, एक दफा में 3 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले में 1 और कंप्लीट करेगा। अब अगर इसको हम 4 करें तो 1 ही सेकंड में, चारों 1 ही सेकंड में
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो देखो हमने वहां पे क्या बताया एंजाइम कंसंट्रेशन में कि इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने देखा 4 सेकंड से 1 सेकंड हुआ, लेकिन अनटिल द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि सारे सबस्ट्रेट जो है वो कवर हो गए, एंजाइम ने सबको ऑक्युपाई किया। अब अगर मैं बढ़ा रहा हूं, एक और एंजाइम इसके साथ ऐड कर रहा हूं, तो आप बताइए कि नेक्स्ट वाला एंजाइम कोई फायदा देगा? नहीं देगा, क्योंकि चारों सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी चारों एंजाइम ने कन्वर्ट किया। ये एंजाइम अब अगर मैं जितना भी बढ़ाऊंगा तो फजूल में रिएक्शन के अंदर डालूंगा। तो सैचुरेशन पॉइंट तक जब मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब देखो सेम इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन अंटिल द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड। मतलब सैचुरेशन पॉइंट पहुंचने तक अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन इंक्रीज होगा। जैसे अगर शुरू में एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, नहीं ऐसा कहो कि बहुत ज्यादा एंजाइम है सेल के अंदर और सबस्ट्रेट एक है, तो थोड़ा प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बना। अब अगर आप इस सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो और एंजाइम है तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन हम कहेंगे ज्यादा प्रोडक्टिव है। 3 से और ज्यादा बना, 4 से और ज्यादा, 5 से और ज्यादा। लेकिन अगर एंजाइम 5 है और आप छठा इसके अंदर सबस्ट्रेट डालोगे तो अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 4 एंजाइम है या 5 एंजाइम है और वो ऑलरेडी बिजी है। तो अब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट तक अगर आप कंसंट्रेशन एंजाइम का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन तेज होगा, और अगर सबस्ट्रेट का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन तेज होगा। इसके आगे फिर लिखा है अदर ग्रुप। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिसका रिएक्शन के ऊपर असर है, जैसे कोएंजाइम है, हमने पहले पढ़ा है। कोफैक्टर पढ़े हैं कि ये कोएंजाइम और कोफैक्टर किस लिए रिक्वायर्ड है? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। या कुछ ऐसे इनहिबिटर है जो एंजाइम के रिएक्शन को इनहिबिट करता है, और ये इनहिबिटर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले भी हैं। कोएंजाइम और कोफैक्टर पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ा रहा था वहाँ पे आपको पढ़ाया, जिसमें एक प्रोटीन है और दूसरा मेटल है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इनहिबिटर पढ़ाऊंगा कि इनहिबिटर कैसे रिएक्शन को तेज करता है, स्लो करता है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, वो सारा पढ़ा दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने आपको वो सारे फैक्टर्स बता दिए जिसका रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे असर होगा। तो एंजाइम के रिएक्शन रेट पे असर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंजाइम थर्मोलेबाइल है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा और फिर डीनेचर होगा। फिर पीएच का मैंने बता दिया कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पीएच है और डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच है। तो जिस जगह पे जिस एंजाइम को अपना ऑप्टिमम पीएच मिले वहां पे वो बेस्ट काम करेगा। फिर हमने कंसंट्रेशन का कहा कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अप टू सैचुरेशन पॉइंट तो रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट का बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन बढ़ेगा। और आखिर में मैंने अदर्स के अंदर आपको ये पढ़ा दिया कि कुछ कोफैक्टर, कोएंजाइम या इनहिबिटर है जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर रखते हैं। होप ये लेक्चर में आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।